राज्य सभापति महोदय से जेहेतु विलंब कारण से वक्तव्य देवे नहीं बोली कहते मो वर्तमान अनुरोध करी आज जो प्रतीक्षित मुहूर्त आपण मैंने समस्ते ये उपस्थित होते माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को से उद्बोधन आपण मानक देवे समस्ते ताली दियंतु ताली दे स्वागत करवा माँ मैंने हुड़हुड़ी दे स्वागत करवा। भारत माता की आज की इस जनसभा में उपस्थित मंच पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, भारत सरकार में मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, बैजयंत पांडा जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, संवित पात्रा जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व प्रत्याशी, श्रीमती डी पुरंदेश्वरी जी हमारी प्रभारी, विभूति भूषण हरिश्चंद्र जी पूर्व विधायक, सूरमा पारी जी पूर्व मंत्री, जयंत सारंगी जी विधायक जो पुरी क्षेत्र के हैं, ललितेंदु विद्याधर महापात्रा जी, भृगु बख्शी पात्रा जी, रशिम रंजन महापात्रा जी, हमारे लाला मनोज राय जी, श्री असित पटनायक जी, असीम दास जी, पृथ्वीराज हरिचंदन जी, शंकर परिदा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में इतनी रात गए आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और हमारे मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, भगवान जगन्नाथ की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं भगवान जगन्नाथ को हाथ जोड़कर उनसे नमन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। मित्रों, ये जगन्नाथ की धरती, भगवान जगन्नाथ की धरती, ये वीरों की धरती भी है, ये शौर्य की धरती भी है, ये साहित्य की धरती भी है, ये संस्कृति की धरती भी है और यहां जिसे कहा जाता है कि सरस्वती विराजमान रूप में उसका विराट रूप देखने को मिलता है, तो वह पवित्र धरती है, वो यह पवित्र धरती है, इसको मैं नमन करता हूं। आज के दिन अगर मैं उत्कल मणि गोपबंधु दास को याद न करूं, आज चकी खूटिया को याद न करूं और हमारे उड़िया के दृष्टि से जो बहुत से लेखक भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाले ऐसे महान लोग हुए, उन सबको नमन करते हुए अपनी बात को आगे रखता हूं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि मैं उड़ीसा की उस धरती पर आया हूं जहां से भारत के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक हमारी उड़ीसा से आदिवासी महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू यहां से बनी है। ऐसी धरती को भी मैं नमन करता हूं और सच में यह उड़ीसा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अभी हमारे धर्मेंद्र भाई बड़े विस्तृत रूप में सारी बातों को आपके सामने रख रहे थे, मैं उसमें ज्यादा नहीं जोड़ूंगा, समय काफी हो गया है, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं और मैं पूरी की जनता के लिए विशेष जिम्मेवारी देना चाहता हूं। आज जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में अपना स्थान बना रहा है, आज भारत जो दुनिया में हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, आज जिस भारत को 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, ऐसे ब्रिटानिया को पिछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन रही है। आज जब मैं भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4थे नंबर पर खड़ी है,
खड़ी है, आज जब भारत केमिकल इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पर खड़ी है, आज जब भारत दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से छलांग लगाती हुई दुनिया की फार्मेसी बन रही है, ऐसे भारत का नेतृत्व अगर हो रहा है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन मैं आपके कंधों पर एक जिम्मेवारी देना चाहता हूं कि जब भारत इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो यहां से हमारा संवित पात्रा पीछे क्यों है? क्या आप नहीं चाहते कि राष्ट्र में आपकी भी भागीदारी हो? क्या आप नहीं चाहते कि देश में आपकी भागीदारी हो? क्या इस बदलते भारत में, इस पुरी से जो एक दृष्टि से समाज में प्रतिष्ठित रूप से हमेशा दिशा देने वाला रहा है, नेतृत्व करने वाला रहा है, मेरी आशा यह है कि आने वाले समय में पुरी में भी कमल खिलना चाहिए और आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? मित्रों, मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ भारत की भागीदारी का सवाल नहीं है, सिर्फ विकास का सवाल नहीं है। भारत की तस्वीर को उड़ीसा से लेकर देश के कोने कोने तक बदलने का काम किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको जान करके खुशी होगी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के आलेखों के अनुसार भारत में गरीबी, अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। जिस भारत को बोला जाता था कि यह गरीब देश है, आज वहां अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। और उसका कारण है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है ताकि हमारा कोई गरीब भूखा ना सोए, इस धरती पर भूखा ना सोए, इस बात का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में, मित्रों मुझे याद है मैं 93 में पहली बार एमएलए बना था और मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मेरे पास आके कहता था कि नड्डा साहब आपको 2 पंचायतों में एक इंदिरा आवास योजना का घर मिला है। 2 पंचायतों में एक इंदिरा आवास का योजना का घर मिला है। बताइए किसको दें? मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मुझे बोला करता था 93 में, और मैं कहा करता था बीडीओ साहब ये मकान तुम ही रख लो, 1 अनार 100 बीमार कहां बांटूंगा। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ 60 लाख पक्के मकान बना करके दे दिए गए हैं। 2 करोड़ 60 लाख। और दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदल करके बीजू पक्का घर कर दिया। जिसका खुद का घर कच्चा वो लगा पक्का करने। मित्रों, यह भी समझना होगा कि हमारा नाम चुराकर और उसमें भी हेरा फेरी, लोगों तक वो ठीक से पहुंचे नहीं, यह स्थिति ला करके खड़ी की है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, लगभग 11 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लोग को मोदी जी की तरफ से 5 लाख रुपए हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए और इलाज करने के लिए अगर पैसा दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि नवीन बाबू, बीजू जनता दल की सरकार 60
लाख लोगों को आयुष्मान भारत से वंचित रखते हैं। आप बताइए, यहां से लोगों का बाहर जाना बंद हो गया क्या बोलते हैं उसको, दादन खटना बंद हो गया क्या? दादन खटना बंद हो गया क्या? अगर हमारा भाई उड़ीसा का मुंबई में जाके काम करता हो और वो वहां बीमार हो जाए तो उसका इलाज नवीन बाबू नहीं करा पाएंगे, उसका इलाज करा पाएंगे तो नरेंद्र मोदी ही आयुष्मान भारत से करा पाएंगे। जो लोग आपको इस हक से वंचित रहने देते हैं, उनको सरकार में रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं सुनना चाहता हूं, पीछे से रहने देना है क्या? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि देश में, दुनिया में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, गांव का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, किसान, युवा, सबके लिए काम चल रहा है। और अगर सब जगह रोशनी पहुंच रही है विकास की, अगर सब जगह रोशनी पहुंच रही है आगे बढ़ने की, तो फिर उड़ीसा उससे पीछे क्यों रहे? बताइए, आगे पीछे रहेगा क्या? रहेगा क्या? इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप बताइए, कभी भारत सरकार में 13 दलित मंत्री थे क्या? कभी थे? नहीं, 13 आदिवासी मंत्री थे क्या? 8 दलित मंत्री थे क्या? कभी आप 28 के आसपास ओबीसी मंत्री थे क्या? यह संभव हुआ है तो मोदी जी की सरकार में हुआ है। कभी आपके यहां कोई गवर्नर जैसे विश्वभूषण हरिचंदन जी, हमारे दलित गवर्नर, हमारे दलित मुख्यमंत्री, हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री, यह कभी संभव हुआ था क्या? ये संभव हुआ था क्या? आज मोदी जी की सरकार में हमारे दलित गवर्नर भी हैं, दलित पूर्व राष्ट्रपति भी हैं और आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और इसके साथ साथ हमारी ओबीसी की बड़ी संख्या है जो हमारे गवर्नर और हमारे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। मित्रों, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, आप बताइए, उज्ज्वला, उजाला, सौभाग्य, ये सारी योजनाओं ने महिलाओं को ताकत दी कि नहीं दी? दी कि नहीं दी? 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया, शौचालय बनाया। कैसा भारत होगा जहां 12 करोड़ बहनें अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए खेत में जाया करती थी, उनको अगर इज्जत देने का काम किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है, यह हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में घर में पानी पहुंचाने का काम, हर घर जल, हर घर नल। कभी सोचा था क्या? लोग मोहल्ले के एक जगह इकट्ठे होकर के पानी लिया करते थे, आज घर घर जल बन रहा है। 323 करोड़ रुपए इस साल खर्च हो रहे हैं सिर्फ जल जीवन मिशन में, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने बता रहा हूं। किसानों की बात करें, किसान सम्मान निधि लगभग 12 करोड़ किसान को, 11 करोड़ प्लस किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिलता है कि नहीं मिलता है? और या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का काम चला है कि नहीं चला है? सॉइल हेल्थ कार्ड का काम चला है कि नहीं चला है? किसी ने भी अगर किसानों की सुध ली है तो वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ली है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं युवाओं की दृष्टि से बात करूं, कभी कोई सरकार आई थी केंद्र में जो ये कहे कि हम 10 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां रोजगार मेला के मैदान से लगाएंगे और उनको भारत सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर देंगे? 10 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट देने का काम किया जा रहा है। मित्रों, शिक्षा की दृष्टि से देख लीजिए, इलाके की दृष्टि से देख लीजिए, विकास की दृष्टि से देख लीजिए, हर दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। और यहां पर भी मैं आपसे बोलूंगा, जब मैं यहां की बात कर रहा हूं तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन रहा है 200 एकड़ की भूमि पर,
और 402 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के लिए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर में खड़ा हो रहा है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 4000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1300 किलोमीटर की नेशनल हाईवे के लिए 13400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से 1214 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के लिए 9000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और मैं अगर पुरी की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा, बताइए जगन्नाथ स्टेडियम 7 करोड़ की लागत से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, यहां पर जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरीके से रेलवे स्टेशन की दृष्टि से पुरी रेलवे स्टेशन 364 करोड़ रुपए की लागत से इसका भी शिलान्यास होकर के काम शुरू हो रहा है। उसी तरीके से राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय, इसका भी काम पूरी ताकत से चल रहा है। पुरी का कोस्टल हाईवे, इस पर 8000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप बताइए, इतना काम मोदी जी आपके लिए करें, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि नहीं कि आप अपने दृष्टि से कमल का बटन दबा करके पुरी में भी कमल खिलाइए? इस बात को भी हमको पूरा करना होगा, ये आपको समझना चाहिए। मित्रों, बहुत से कामों को मैं गिना सकता हूं, लेकिन मैं यहां सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। ये नवीन बाबू को पता नहीं रत्ना भंडार की चाबी उनकी कहां खो गई है, और वो डुप्लीकेट चाबी लेकर के घूम रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि सरकार भी कौन चला रहा है, ओरिजिनल चला रहे हैं या कोई दूसरा चला रहा है? कौन चला रहा है सरकार, समझ में नहीं आता। और जगन्नाथ जी के रत्ना भंडार की चाबी कहां खो गई है, क्यों खो गई है, क्या चल रहा है, कौन सरकार चला रहा है, ओरिजिनल है या कौन है मालूम नहीं, पता नहीं चलता। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक उड़ीसा की यूनिवर्सिटी का सवाल है, अब ये संस्कृति की जगह है, ये साहित्य की जगह है। बताइए, उन्होंने कहा था कि नहीं कि उड़िया यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? 5 साल बीत गए, कहा था 4 साल में बन जाएगा, ये 5वां साल शुरू हो गया है, क्या चल रहा है? उसी तरीके से शुगर मिल न्यायगढ़ का वह भी बंद है, किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। कौन सी सरकार चल रही है, कौन सरकार चला रहा है, कैसी सरकार चल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज मैं कंधमाल गया था, वहां से मैं आ रहा हूं, ट्राइबल इलाका है, महिलाओं का उत्पीड़न दुगना हो गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत उड़ीसा में महिलाओं का उत्पीड़न दुगना हो गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा है तो उड़ीसा में है। ये नेशनल हमारे हेल्थ क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिकॉर्ड है। उसी तरीके से एसटी और एसटी पर, विशेष करके महिलाओं पर उत्पीड़न सबसे ज्यादा हो रहा है तो उड़ीसा में हो रहा है। और दुख की बात यह है कि पुलिस पर भी क्रिमिनल का अटैक, यानी भक्षक रक्षक पर हावी है। यानी रक्षक जिसको हमारी रक्षा करनी है वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, उस पर भी भक्षक हावी है। ऐसी सरकार है उड़ीसा की सरकार। बताइए, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं अंत में आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, राजनीति नंबर का गेम है और इसलिए चाहे पूरी विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहां आपको प्रण लेना होगा कि कमल खिलेगा, विकास हो रहा है, आगे करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। ये आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, मुझे पता लगा कि आप 2 बजे के आ गए थे, बड़े लंबे समय आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। फिर भी आप डटे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा।
बोलो भारत